इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं गौनिका अरोड़ा सीधे अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से लेकर हाजिर हूं। अब की बार किसकी सरकार? गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजे आने में अभी सिर्फ 2 दिन का वक्त बाकी है। फाइनल मोहर 8 दिसंबर को लगेगी, लेकिन उससे पहले 2 राउंड की जो वोटिंग हुई है उसके बाद इंडिया टीवी अब आपको सबसे सटीक एग्जिट पोल दिखाने जा रहा है, जिसके मुताबिक गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। गुजरात में बीजेपी को बम्पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक एक बार फिर से चलता हुआ नजर आ रहा है गुजरात में। इंडिया टीवी मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 112 से 121 सीटें मिल रही हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कांटे की टक्कर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी को जहां एक तरफ 35 से 40 सीट मिलती हुई नजर आ रही है इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक, वहीं कांग्रेस को 26 से 31 सीट मिलती हुई दिख रही है। तो ये इंडिया टीवी का सबसे सटीक एग्जिट पोल हम आपको बता रहे हैं, जहां पर गुजरात में 112 सीट से लेकर 121 सीट तक बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में दोनों में कांटे की टक्कर है, और कांटे की टक्कर इसलिए भी क्योंकि हिमाचल प्रदेश की कई सीटों पर ऐसा इस तरीके का कड़ा मुकाबला है कि दोनों पार्टियों में वोटों का अंतर काफी कम है। दोनों पार्टियों को जिस तरीके से वोट्स मिलती नजर आ रही है वो अंतर काफी कम है, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं आपको कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। वहीं गुजरात में नतीजे एकदम साफ होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फाइनल मोहर 8 दिसंबर को लगेगी। अब आपको बताते हैं गुजरात की एक सीट का एग्जिट पोल। हम आपको गुजरात की हर एग्जिट सीट का, हर हॉट सीट का एग्जिट पोल बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात की जामनगर नॉर्थ सीट की। जामनगर नॉर्थ सीट वो सीट जहां से क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा इस बार मैदान में उतरी हैं, और ये सीट भी इस बार बीजेपी के पाले में होती हुई नजर आ रही है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक रिवाबा जडेजा वही हैं जिनको बीजेपी ने अपना कैंडिडेट के तौर पर जामनगर नॉर्थ से उतारा था। रविंद्र जडेजा क्रिकेटर की पत्नी है, उनके परिवार ने ही उनके खिलाफ कई तरीके की बातें कही, उनके खिलाफ ही प्रचार किया, लेकिन उसके बावजूद रिवाबा जडेजा जामनगर नॉर्थ सीट से जीतती हुई नजर आ रही है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक जामनगर नॉर्थ सीट वो सीट है जहां पर कांटे की लड़ाई है, लेकिन इस कांटे की लड़ाई के बावजूद रिवाबा जडेजा इस सीट को हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी के पाले में एक ये हॉट सीट इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक दिखाई दे रही है। रिवाबा जडेजा को लेकर कई बातें उनके परिवार की तरफ से कही गई थी। रविंद्र जडेजा जब अपनी जर्सी पहनकर, इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पहनकर भी प्रचार करने के लिए उतरे थे रिवाबा जडेजा के पक्ष में, तब भी कई सवाल उठे थे, लेकिन उन सारी कंट्रोवर्सीज को परे करते हुए अब बीजेपी के पाले में ये सीट होती हुई नजर आ रही है। तो ये इंडिया टीवी का एग्जिट पोल, जिसके मुताबिक रिवाबा जडेजा जामनगर नॉर्थ सीट को जीतती हुई नजर आ रही हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक सीट का हम आपको एग्जिट पोल बताएंगे। सबसे सटीक ये इंडिया टीवी का एग्जिट पोल, जिसके मुताबिक गुजरात में बीजेपी को बम्पर जीत मिल रही है, और सबसे पहली हॉट सीट के बारे में हम आपको बता रहे हैं जामनगर नॉर्थ सीट, जहां से रिवाबा जडेजा, रविंद्र जडेजा की पत्नी जीतती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधा साबरमती रिवर फ्रंट से। हमारे साथ इस वक्त निर्णय कपूर, जो कि हमारे गुजरात के ब्यूरो चीफ हैं, और दिलीप गोहिल जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले निर्णय में आपके पास आना चाहूंगी, जिस जामनगर नॉर्थ सीट की हम बात कर रहे हैं, इस सीट को लेकर कई बार ये कहा जा रहा था कि रिवाबा जडेजा एक्सपीरियंस नहीं है, शायद वो सीट ना जीत पाए, उनके परिवार ने कई बातें उनके खिलाफ कही। तो ये जो सीट उनके बीजेपी के खाते में होती हुई नजर आ रही है, कितना सटीक विश्लेषण ये नजर आ रहा है? देखिए, जो परिणाम सामने आ रहे हैं, मतलब जिस प्रकार से वोटिंग हुई है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि रिवाबा जडेजा ये सीट जीत तो जाएंगी, लेकिन अभी भी मुझे ये लग रहा है कि फाइट जरूर रहेगी इस सीट पे, क्योंकि आखिर में मामला जो है वो एक ट्रायंगुलर फाइट में कन्वर्ट हो गया था। आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार है, उसने किसके वोट काटे हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि जामनगर से जो खबरें मिल रही हैं जामनगर नॉर्थ की सीट से, उसमें दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को भी काफी वोट मिले हैं, और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है भूपेंद्र सिंह जडेजा, उसके पक्ष में भी काफी वोटिंग हुई है, ऐसा दिख रहा है। हालांकि रिवाबा जडेजा के फेवर में तमाम इक्वेशंस थी, लेकिन जो एक इफ लगा हुआ था इस पूरे इलेक्शन के प्रचार के दौरान, जिन
रूपाणी सरकार के मंत्री का टिकट कटा था, धर्मेंद्र सिंह जाडेजा, हकुबा जाडेजा के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने कितना एक्टिवली काम किया है रिबाबा जाडेजा के फेवर में, इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा यहाँ। बिल्कुल दिलीप जी, मैं आपके पास भी यही सवाल लेकर आना चाहूंगी। जामनगर नॉर्थ सीट बीजेपी के लिए भी काफी मायने रखती है और अब क्योंकि रविंद्र जडेजा की पत्नी वहां से उतरी हैं, तो ये जो विश्लेषण निकलकर सामने एग्जिट पोल में जो सीट बीजेपी के पाले में होती हुई नजर आ रही है, आपने भी ग्राउंड पर देखा होगा कि आपको लगा कि हाँ ये एक आसान जीत रहेगी रिबाबा जडेजा के लिए या फिर कांटे की लड़ाई है जैसे निर्णय कह रहे हैं? आसान तो नहीं रहेगी जैसे निर्णय ने बताया, और मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मोटे मोटे उन्होंने जो बताया वो बात सही है। निर्णय ने जो कहा वही सिचुएशन है, और इसी के आधार पे हम पूरे एग्जिट पोल को भी देख सकते हैं कि इस बार समझना मुश्किल है आम आदमी पार्टी वोट काट रही, कितना काटेगी वो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। अकूभाई को मनाया गया था कि आप मान जाइए और उसको जिम्मेवारी भी दी गई थी बाकी सीटों की, लेकिन वो रियली में माने हैं या नहीं माने, क्योंकि जिस तरह से उसकी टिकट कटी वो सिर्फ अंदरूनी पार्टी के मामला नहीं था, उसमें कुछ कंपनियों के नाम भी जुड़े, इसलिए उसका नाम काटा गया। ये सभी बातें ऐसी थी जिससे नाराजगी बहुत, अगर वो नाराजगी मैनेज हुई तभी ठीक है, नहीं तो अगर नहीं हो पाई और वो निष्क्रिय भी हो गए, ये जो वोटिंग कम हुआ वो हम उसको इसके साथ जोड़ते हैं कि ट्रांसफर नहीं हुए वोट, दूसरे को वोट दिए नहीं गए, लेकिन जो निष्क्रियता हुई उसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम हो गया, तो नेचुरली बीजेपी का ही वोट कम हुआ और आम आदमी पार्टी ने वोट काटे। अब वो किसका काटा वो जब पता चलेगा तो क्लियर हो जाएगा, इसलिए निर्णय की बात को मैं रिपीट नहीं करता, वो सहमत होता हूँ, ऐसा ही वहाँ दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने किसके वोट काटे हैं ये तो 8 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में जामनगर नॉर्थ सीट बीजेपी के पाले में होती हुई नजर आ रही है। वहीं अब अगली सीट की तरफ बढ़ते हैं, गुजरात की अगली सबसे बड़ी हॉट सीट घटलोडिया सीट, जहां से भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेंद्र पटेल पहले भी वहां से जीत चुके हैं, लेकिन इस बार के एग्जिट पोल में ये सीट फिर से भूपेंद्र पटेल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र पटेल इस वक्त इस सीट से आगे चल रहे हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक घटलोडिया सीट जो कि बीजेपी की एक बड़ी हॉट सीट है, जहां से मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, वो सीट भी बीजेपी के पाले में होती हुई नजर आ रही है। तो बड़ी खबर ये कि घटलोडिया सीट जो कि दूसरी हम आपको हॉट सीट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जहां से भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए हैं, जहां से वो पहले भी जीत चुके हैं, वो सीट एक बार फिर से भूपेंद्र पटेल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस सीट से भूपेंद्र पटेल आगे चल रहे हैं। निर्णय क्या कोई सरप्राइज के तौर पर है, क्योंकि एक सेफ सीट भी है, उनका वहां पर वर्चस्व भी है, मुख्यमंत्री भी हैं, तो हर फैक्टर अगर कहें उनके फेवर में काम किया है? देखिए, पिछली बार अहमदाबाद में ये सीट जो है बीजेपी करीब 1,13,000 वोट से जीती थी, और तब भूपेंद्र पटेल एक सामान्य एमएलए के तौर पर ये चुनाव लड़ रहे थे। तब किसी को ये पता नहीं था कि आगे जाके मुख्यमंत्री बनेंगे, और उस वक्त भी तमाम प्रकार के विरोधों के बीच में जब इलेक्शन हो रहा था, और मैं आपको बता दूं घाटलोडिया एक ऐसी सीट है जहां पे पाटीदार वोट भी बड़ी संख्या में है, और जब पाटीदार अनामत आंदोलन चल रहा था तब अहमदाबाद में जिन इलाकों में सबसे ज्यादा दंगे हुए थे घाटलोडिया उनमें से एक था। लेकिन उसके बावजूद जब वोटिंग हुई तब बीजेपी के फेवर में इतनी बम्पर वोटिंग हुई कि भूपेंद्र पटेल शायद सबसे ज्यादा सीटों से जीतने वाले उम्मीदवारों में से एक थे। इस बार हालांकि जो फिगर आ रही हैं उस हिसाब से घाटलोडिया में वोटिंग जो है वो कम हुई है। मुख्यमंत्री की सीट पे ही हमें पता चला है करीब 13% के आसपास वोटिंग जो है वो कम हुई है। पिछली बार 72% के आसपास वोटिंग हुई थी, इस बार 59% के आसपास वोटिंग हुई है, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। मुझे अभी भी ये लग रहा है कि इतनी कम वोटिंग के बावजूद भी भूपेंद्र पटेल लगभग 1 लाख से ऊपर की लीड से ही ये सीट जीतेंगे। तो घाटलोडिया जो है बहुत ही सेफ सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए। जी बिल्कुल दिलीप जी, जैसे निर्णय कह रहे हैं कि सेफ सीट है ये बीजेपी की, तो बीजेपी को क्या एश्योरेंस था शुरू से कि ये सीट तो निकाल ही लेंगे? और क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री कहीं से खड़ा होता है तो लोगों का जो देखने का पर्सपेक्टिव है उस उम्मीदवार को वो भी बदल जाता है कि हाँ हमारे क्षेत्र से जो विधायक है वो मुख्यमंत्री बना है। बिल्कुल, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, सिर्फ लीड की बात रहेगी, क्योंकि अगर एज ए सीएम वो यहाँ से खड़े हैं तो ये थोड़ी सी आशा रखी जाएगी कि थोड़ी सी लीड बढ़े, लेकिन वोटिंग कम हुआ है तो लीड में शायद वहां भी आके रुक जाए, जो ही अगर 2-4 हजार का ही फर्क पड़ेगा, इसमें ज्यादा चर्चा का कोई गुंजाइश नहीं है। तो बिल्कुल निर्णय। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि घाटलोडिया सीट क्या आपने किस तरीके से वहां लोगों का मूड देखा? ज्यादा प्रचार करने की क्या बीजेपी को जरूरत पड़ी वहां पर, या फिर बीजेपी को लगा कि नहीं ये सीट जीत जाएंगे तो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं उस सीट में झोंकी गई? देखिए, घाटलोडिया सीट का ना आपको एक इतिहास समझना पड़ेगा। घाटलोडिया पहले
अमित शाह की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी सरखेज, उसका पार्ट था। बाद में ये सीट अलग हुई, आनंदीबेन इससे चुनाव लड़ी, मुख्यमंत्री बनी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अमित शाह के दौर से देखेंगे तो घाटोड़िया को जिस तरह से नर्चर किया है बीजेपी ने, और पर्टिकुलरली अमित शाह ने जिस तरह से नर्चर किया है, ये सीट जो है ये बहुत ही क्लोज एक मैं कहूंगा बीजेपी के वोटर्स का रिलेशन है बीजेपी के नेताओं के साथ, और एक पर्सनल टच भी है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी में, और उसका हमेशा फायदा मिला है। दूसरा, प्योरली अर्बन सीट है, इसलिए बीजेपी को एक नेचुरल एडवांटेज जो है इस सीट पे वैसे ही मिलता रहा है। इसलिए घाटलोड़िया पे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जब चुनाव लड़ रहे थे तब भी हमने देखा उन्होंने सिर्फ एक रोड शो किया है, मेरे ख्याल से कोई और रोड शो भी नहीं किया इतना। तो बिल्कुल ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, शहरी मतदाता भी है, एक सेफ सीट है, और इसीलिए भी भूपेंद्र पटेल इस सीट से आगे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं एक और वीआईपी सीट की, विरमगाम सीट की बात करें। हार्दिक पटेल, जी हाँ, हार्दिक पटेल जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो उस सीट से लड़ना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन उस सीट से हार्दिक पटेल भी आगे दिख रहे हैं। हार्दिक पटेल उस सीट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हार्दिक पटेल जो कि पाटीदार आंदोलन का मुख्य चेहरा थे, वो पाटीदार आंदोलन, जिस पाटीदार आंदोलन ने बीजेपी को 2017 में कड़ा नुकसान पहुंचाया था, जिससे बीजेपी की सीटों पर काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ था, लेकिन इस बार हार्दिक पटेल उसी विरमगाम सीट से चुनाव लड़े हैं, और उन्होंने भी एश्योरेंस ये दिया कि वो भी जीतेंगे। 15 से 20 हजार का दावा भी उन्होंने किया था कि 15 से 20 हजार वोट से वो के अंतर से वो ये सीट निकाल लेंगे, और इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में भी हार्दिक पटेल आगे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस सीट पर कड़ी टक्कर भी है। ये सीट क्या हार्दिक पटेल के लिए इतनी आसान होगी जितना कि वो दावा कर रहे हैं? उनका कहना था कि वो 15 से 20 हजार के मार्जिन से ये सीट निकाल देंगे। निर्णय जो हार्दिक दावा कर रहे थे कल इंडिया टीवी पर ही कि 15 से 20 हजार के मार्जिन से वो इस सीट निकाल लेंगे, क्या इतना आसान उनके लिए रहेगा? नहीं, विरमगाम की सीट जो है, मैं आपको बता दूं कि वैसे भी ट्रेडिशनली कांग्रेस का उतना ही वर्चस्व रहा है विरमगाम की सीट पे, और हार्दिक इस बार जब फाइट कर रहे हैं विरमगाम की सीट, तो बहुत सारे ऑड्स के अगेंस्ट वो फाइट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हार्दिक के लिए ये केक वॉक था। हार्दिक का जहां तक मुझे पता है, जो मेरे पास जानकारी है, हार्दिक खुद भी चाहते थे कि उन्हें पार्टी अल्पेश ठाकुर की ही तरह कोई एक सेफ सीट दे दे, शहरी सीट अहमदाबाद की, ताकि इनफैक्ट उन्होंने ऐसे कुछ प्रपोजल्स भी रखे थे पार्टी के सामने कि अगर आप मुझे अहमदाबाद की निकोल या फिर ठक्कर बापानगर जैसी कोई सीट अगर आप दे देते हैं तो मैं सौराष्ट्र में प्रचार में काफी उपयोगी भी साबित हो सकता हूं। लेकिन बीजेपी ने ये रिस्क नहीं लिया हार्दिक के साथ। उन्हें ना तो प्रचार में इंक्लूड किया और ना ही उन्हें कोई भी सेफ सीट दी। उन्हें विरमगाम से ही लड़ने के लिए कहा गया, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हार्दिक का बीजेपी में आना बीजेपी के लिए तो उपयोगी साबित हो सकता है, लेकिन हार्दिक के लिए उपयोगी नहीं है। हार्दिक जब से बीजेपी में आए हैं उन्हीं की कम्युनिटी में उनका विरोध होना शुरू हो गया है। दिलीप भाई भी इसके बारे में आपको ज्यादा बता पाएंगे। और इस वजह से बीजेपी शायद ये चाहती है कि वो हार्दिक को उस एक्सपोजर से पूरी तरह दूर रखे, और उसका इफेक्ट जो है हमें विरमगाम में प्रचार के दौरान भी देखने को मिला। अभी ऐसा लग रहा है कि हार्दिक हो सकता है बहुत ही थिन मार्जिन से सीट जीते हैं। 15-20 हजार वाला मार्जिन तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, और जिस तरह से वोटिंग भी गिरी है, ऐसा नहीं लग रहा कि इतना बड़ा मार्जिन से इस सीट में कोई हार जीत होगी। लेकिन हार्दिक के लिए अभी भी मेरा ऐसा मानना है कि ये सीट जो है ये काफी टफ सीट है। फाइट बहुत ही क्लोज कॉर्नर में हो रही है, और इसीलिए ये सीट किसी भी तरफ जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो दिलीप जी, मैं छोटा सा रिएक्शन आपसे भी लेना चाहूंगी। क्या ये सीट अगर हम कहें ये हार्दिक की अपनी लड़ाई है या बीजेपी की अपनी लड़ाई है? जिस तरीके से निर्णय ने कहा कि केक वॉक नहीं है ये उनके लिए, हालांकि वो ही कॉन्फिडेंस कर रहे हैं कि वो तो जीत ही जाएंगे। नहीं, उसको छोड़ दिया, आप लड़ लो। आप कहते हैं हम बहुत बड़े युवा नेता है, हमने ये कर दिया, तो आप लड़ लो, आपको सेफ सीट नहीं दी जाएगी। और जो इस एग्जिट पोल को हम कह रहे हैं कि थोड़े से गलत होने वाले, तो ये विरमगाम में जरूर गलत होंगे, या उसका जीतने का कोई चांस नहीं है। उसका पर्सनल अपनी कम्युनिटी में ही बहुत ज्यादा विरोध है। अगर कम हुआ तो वो है शायद हमारा बच्चा है हमारी कम्युनिटी का, तो शायद दूसरे किसी को वोट नहीं देंगे, लेकिन वोट करने के लिए निकले नहीं। यहाँ में भी दो पाटीदारों में भी दो ग्रुप है, झालावाड़ी है और वडियार वाला एक जो हिस्सा है, वो वडियार वाला हिस्सा नहीं जा सकता। वो तेजस्वी बहन जो कांग्रेस में से वहां गए उनका है, वो निष्क्रिय रहे, शायद कांग्रेस को नहीं वोट दिया। और बाकी जो कास्ट कम्युनिटी का जो है कॉम्बिनेशन है वो कांग्रेस की ओर ज्यादा है। ठाकुर बड़ी कम्युनिटी है यहाँ, उसका एक भी वोट मुझे नहीं लगता हार्दिक को जा सकेगा। वो जब बीजेपी थी
तो ज़रूर करती थी। यही कम्युनिटी अगर बीजेपी और अलग कोई कैंडिडेट होता तो शायद बीजेपी की ओर जाता, लेकिन हार्दिक जिसने ओबीसी रिजर्वेशन को सबसे ज़्यादा नुकसान किया उसके लिए विलन है ओबीसी के लिए, तो नेचुरली नहीं करेंगे तो ये यहाँ पक्का हारेगा, ऐसा मुझे लगता है। अल्पेश ये कह रहे हैं कि मैंने वोट ट्रांसफर करवाने की कोशिश की है। नहीं, अभी अल्पेश को खुद भी सोचना पड़ेगा कि अल्पेश को भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है। हार्दिक को अपनी पटेल कम्युनिटी में जो विरोध का सामना करना पड़ रहा है वही अल्पेश को भी पड़ने पड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जी पाले में होती हुई नजर आ रही है। अब एक और हॉट सीट की तरफ बढ़ते हैं, अमरेली सीट की बात करते हैं। अमरेली सीट में परेश धनानी पीछे नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के ये उम्मीदवार हैं परेश धनानी। कांग्रेस को इस बार इस सीट से नुकसान होता हुआ दिख रहा है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में चौथी ये सीट की हम बात कर रहे हैं। अभी तक कांग्रेस का खाता इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में नहीं खुला है। चौथी सीट की हम बात कर रहे हैं परेश धनानी, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अमरेली सीट से, और ये भी एक वीआईपी एक हॉट सीट है। यहाँ से कांग्रेस पीछे नजर आ रही है। देख रहे हैं ये जो सीट है, क्योंकि हम देख रहे हैं तीनों सीट अब तक बीजेपी के पाले में है, क्योंकि हॉट सीट पर सबसे ज्यादा नजर रहती है। और अभी परेश धनानी की बात करें, ये पीछे नजर आ रहे हैं। क्या ये तो नहीं हो रहा है कि आम आदमी पार्टी वोट काट रही है इसीलिए कांग्रेस को नुकसान हो रहा है? आम आदमी पार्टी का फैक्टर अमरेली में जरूर है। अमरेली में आम आदमी पार्टी ने काफी इफेक्टिवली अपना बेस भी मजबूत किया है अमरेली ने। अमरेली एक ऐसा जिला है सौराष्ट्र में जहां आम आदमी पार्टी का सचमुच में कुछ असर देखने को मिलेगा। और एक आध सीट ऐसी है धारी वाली जिसमें हो सकता है आम आदमी पार्टी जीत भी जाए। अभी हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते हैं। तो अमरेली पर्टिकुलर की जो सीट उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि वो पूरे अमरेली का जो ट्रेंड है उससे कुछ अलग जा रहे हैं, और इसीलिए परेश धनानी जो है हो सकता है वो ये चुनाव हार जाए। बहुत ही थिन मार्जिन से ये हार जीत होगी। और अमरेली में बीजेपी के अगेंस्ट सारा माहौल दिख रहा है। अभी जो भी चीजें सामने निकल करके आ रही हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है। लेकिन परेश धनानी क्यों हार रहे हैं? सबसे बड़े नेता हैं, वहां के विपक्ष के नेता रह चुके हैं विधानसभा में। वहां पे क्या हुआ है, जो कौशिक वेकरिया नाम का कैंडिडेट खड़ा किया बीजेपी ने, हमने देखा कि पूरे अमरेली के ट्रेंड के विपरीत उसके लिए सभी नेताओं ने जमकर प्रचार किया है और पूरी ताकत लगा दी है उसके लिए। और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का पूरा कैडर जो है वो कौशिक वेकरिया को जिताने के लिए एकदम मैदान में आ गया था। बिल्कुल कम वोटिंग के बावजूद ऐसा लग रहा है कि वहां बीजेपी के फेवर में वोटिंग हुई होगी। और मुझे लग रहा है कि शायद इसी वजह से परेश धनानी थोड़ी टेंशन में आ गए हैं। बिल्कुल, परेश धनानी टेंशन में है। हालांकि इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में भी वो ये टेंशन उनकी बढ़ती ही नजर आ रही है। लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे पोरबंदर सीट पर इंडिया टीवी का एग्जिट पोल क्या कहता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।